गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि मानव भूगोल है क्या चीज़। तो बच्चों मानव भूगोल का जो प्राइमरी कंसर्न है वह है मैन एंड हिज वर्क, मनुष्य और उसके काम का सीधा सीधा रिलेशन है बाकी अदर सोशल साइंसेस से, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ। अन्य शब्दों में मानव भूगोल को समझने की कोशिश करते हैं। तो मानव भूगोल जो है वो हमें स्टडी करवाता है किसके बारे में? हाँ, पीपल मेक प्लेसेस, लोग कैसे जगह बनाते हैं, हाउ दे ऑर्गेनाइज स्पेस एंड सोसाइटी, और हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर प्लेसेस अक्रॉस स्पेस। एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जाकर वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं, और अपनी लोकेलिटी से तो इंटरेक्ट करते ही हैं, अपनी लोकल एरिया में तो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उससे बाहर अदर रीजन में और पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है वो हमें मानव भूगोल के बारे में बताता है। तो बच्चों मानव भूगोल में कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर मिलते हैं, जैसे कि वेयर आर पीपल लोकेटेड, लोग जो व्यक्ति हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, व्हाट आर देयर इंटरेक्शन ओवर स्पेस, जो भी पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, जहाँ पर भी लोग रहते हैं उसका उस स्पेस के साथ कैसा इंटरेक्शन है, जो भी लैंडस्केप उनके वहाँ पाई जाती है उसके ऊपर वो क्या बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है लैंडस्केप पर्वत, पठार, मैदान और अन्य जो है मरुस्थल आदि जो है वो लैंडस्केप्स हैं, उसके ऊपर वो कैसे अपनी ड्वेलिंग सेटलमेंट्स बनाते हैं, तथा लोग क्या लाइक करते हैं, लोगों की क्या पसंद है, क्या कहाँ रहना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, इन सब चीज़ों के बारे में मानव भूगोल हमें बताता है। तो बच्चों इन पिक्चर्स को देखने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल जो है वो सोशल साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि लोगों को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहते हों, उनकी कम्युनिटीज़, उनके कल्चर, इकोनॉमिक, उनका इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है और इन्वायरमेंट से उनका क्या रिलेशन है, उसके बारे में हमें स्टडी करने के बारे में यह बताता है। तो बच्चों इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो मानव भूगोल की 3 मुख्य धाराएं हैं, उनके बारे में पढ़ना है। वो क्या क्या हैं? पहली है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरी है इन्वायरमेंटल पॉसिबलिज्म और तीसरी है नियो डिटर्मिनिज्म। आप पिछले वीडियो में कुलदीप सर के द्वारा पहली 2 धाराओं के बारे में पढ़ चुके होंगे और आशा करता हूं कि आपको वो ये धाराएं समझ आ गई होंगी। तो हम शॉर्ट में देखते हैं कि इन धाराओं में क्या कहा गया। पहली जो है वह इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करता है, यानी कि यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो मुख्य रोल प्ले करता है। इसमें जो है मानव जो है वह एक बौना मात्र है। कहने का तात्पर्य है कि इंसान का जन्म भी वातावरण में होता है तथा मृत्यु भी वातावरण में हो जाती है। यहाँ पर इंसान वातावरण को चेंज नहीं कर सकता। जो दूसरी धारा है उसमें इन्वायरमेंटल पॉसिबलिज्म के बारे में बताया गया, यानी कि इंसान जो है वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है अपने कौशल के अनुसार, अपने विकास के अनुसार। जैसे कुलदीप सर ने भी आपको बताया था कि अगर सर्दियाँ होती हैं तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, हीटर का उपयोग करते हैं, तो हम सर्दी को मात दे सकते हैं। ऐसे ही हम गर्मियों का उदाहरण देखेंगे तो गर्मियों से बचने के लिए हम फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, और अब तो उससे भी बढ़कर हमने और ज़्यादा उन्नति कर ली, एयर कंडीशनर, एसी हमारे घरों में आ चुके हैं गर्मी से लड़ने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है ये दोनों, हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो हमारा आज का मुख्य कंसर्न है वो है नियो डिटर्मिनिज्म। एक मध्य मार्ग निकाला है इन दोनों के बीच में। एक है जिसमें इन्वायरमेंट मेन रोल प्ले करता है, दूसरा है मैन रोल प्ले करता है। लेकिन एक बहुत बड़े विज्ञान जो भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने एक मध्य मार्ग दिया है जिसका नाम है नियो डिटर्मिनिज्म। तो बच्चों नियो डिटर्मिनिज्म के कुछ फीचर्स हैं उसे देखते हैं।
तो सबसे पहले तो वही बात जो पहले बताई गई है कि इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले जो जोग्राफर हैं वो ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर हैं। इन्होंने यह जो है धारा दी न्यू डिटर्मिनिज्म की, मध्य मार्ग की। दूसरे में बोल रहा है इसे मध्य मार्ग कहा है इन्वायरमेंटल और ह्यूमनिज्म के बीच में, मतलब पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बीच का जो मार्ग है मध्य मार्ग, उसे ये भी कहा है। और यह कौन सा मार्ग है? यह वो मार्ग है जो ना कि हमें वातावरण के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात कहता है और ना ही मनुष्य को वातावरण के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात करता है। या वो मार्ग है जो कि हमें पूर्ण आज़ादी भी नहीं देता और पूरी तरह रोकता भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य उन्नति करे, विकास करे, लेकिन वातावरण को ध्यान में रखकर उसके होने वाले लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए। तो बच्चों ये है ऑस्ट्रेलिया के जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर जिन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया। तो बच्चों नवनियतिवाद न्यू डिटर्मिनिज्म टेलर द्वारा प्रस्तावित है। जैसे कि हम देखते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में असीम संभावना है विकास की, लेकिन दूसरी ओर एक अन्य क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया जहां पर कि सीमित संभावनाएं हैं विकास की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है दलदली क्षेत्र है, वहाँ की जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा है। तो यह हम देखते हैं कि इस तरह से एक जगह तो विकास हो सकता है, दूसरी जगह विकास नहीं हो सकता। अन्य लाइन में बोल रहा है मनुष्य वातावरण के प्रति चाहे जो करे, किंतु वातावरण उनकी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाकर सोचने के लिए विवश करता है, बाध्य करता है। हम जितनी मर्जी तरक्की करें, लेकिन वातावरण अपना रूप हमेशा ही दिखाता है ताकि हम बाध्य हों सोचने के लिए कि जो हम विकास कर रहे हैं उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा है या नहीं देखा है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बच्चों इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग की यह पिक्चर बताई गई है आपके सामने। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आजकल पूरा हमारा जो अर्थ है वो एक सबसे भयानक समस्या से गुजर रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक दो कारण हम देखेंगे, जैसे कि पेड़ों का कटान और जो है तेल का अत्यधिक उपयोग। इसके कारण जो है जो पूरी दुनिया है उसमें कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई तूफान आ रहा है, जैसे टॉर्नेडो, टाइफून, विली, साइक्लोन। दुनिया के हर क्षेत्र में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से तूफान चले हुए हैं। तो यह क्या है? यह प्रकृति है। यह हमें चेता रही है कि अभी भी आप रुक जाइए, सोचिए कि आप जो काम कर रहे हो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है या नहीं है। आप सोचने पर विवश हो जाते हैं जब ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो बच्चों यह नवनियतिवाद हमें बताता है कि वातावरण में उपलब्ध संभावनाओं को प्रयोग से पहले रुको और सोच विचार करो। वातावरण में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करो, उपलब्ध संभावनाओं में से अनुकूल का चयन कर विकास प्रोग्राम की पूर्ति करो। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कहीं आप शहरों में जाते हो तो चौराहे पर जब आप पहुंचते हो वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक होने के कारण एक ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला आपको रुकने का संकेत देता है। जब ट्रैफिक क्लियर हो जाता है तो वो आपको जाने के लिए कहता है। सेम यही बात टेलर के द्वारा प्रतिपादित की गई न्यू डिटर्मिनिज्म के द्वारा कि पहले रुकिए, आप सोचिए, समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। किसी भी वातावरण में उपलब्ध संभावनाएं असीमित नहीं होती, लेकिन हमें उनकी जो है कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। हम उसके लाभ और हानि को देखते हुए उसकी उस कीमत को चुकाने के लिए बाध्य होते हैं। आइए एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह पंजाब के पिक्चर है और पंजाब और हरियाणा जो है भारत के खाद्यान्न भंडारों में से दो सबसे प्रमुख राज्य हैं। लेकिन क्या बच्चों आपको पता है यह भी बहुत दयनीय स्थिति से ये दोनों राज्य गुजर रहे हैं। वह क्या है? आजकल जो है यहाँ पर मानसून के आगमन पर चावल की कृषि की जाती है, जबकि पंजाब और हरियाणा की नेटिव क्रॉप नहीं है चावल, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर चावल की खेती की जा रही है। जिसके कारण क्या हुआ है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, वो नीचे और नीचे जाता ही जा रहा है। पहले भूमिगत जल जो है 100 फुट के नीचे मिल जाता था, लेकिन आज
500 फुट के नीचे भी पानी नहीं मिल रहा है। तो यह क्या है? यह वातावरण ने एक चेतावनी दी है वहाँ के लोगों को कि आप रुक जाइए, जो विकास आप कर रहे हो उसे सोचिए कि आप किस ओर जा रहे हैं, अन्यथा इसके हमें बहुत भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फील्ड्स एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की शाखाएं। तो बच्चों, जो हमारे संसाधन होते हैं, किसी भी प्रकार के संसाधन, उसमें मानव भूगोल जो है या मानव जो है वो केंद्र स्थिति प्रदान है उसे। वह एक सेंट्रल प्ले रोल करता है, चाहे हम पॉलिटिकल की बात करें, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें या हम सोशियोलॉजी की बात करें। तो मानव भूगोल जो है उसे केंद्र में स्थिति प्रदान है, मतलब वो बाकी सभी सोशल साइंसेस से इंटरेक्शन करता है। तो बच्चों, हम अब देखेंगे कि विभिन्न शाखाओं में मानव भूगोल किस तरह इसकी स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले तो कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी में हम मानव के कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, मानव के रीति रिवाज, उनकी भाषाएं, उनकी संरचनाएं, उनके धर्म, उनके टैबूस, उनकी सेटलमेंट्स आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम मानव और मानव की विशेषताएं क्या क्या हैं जनसंख्या से रिलेटेड, जैसे उनके एज स्ट्रक्चर के बारे में, सेक्स कंपोजिशन के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम मानव के द्वारा अपने क्षेत्र से और क्षेत्र के बाहर की सीमाएं, पूरे विश्व की सीमाएं के बारे में चर्चा करते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम मानव का विकास समय के साथ साथ जो हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अर्बन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार गांव से शहरों का विकास हुआ है और शहरों में किस तरह जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अतः हम ये देख सकते हैं कि मानव भूगोल का अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, या हम यूं कहें कि मानव भूगोल की स्टडी के बिना हम अन्य सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उन्हें अध्ययन करना बहुत ही कठिन कार्य है। धन्यवाद।